हमारे लेसन नंबर 3 में आगे चलेंगे। हमारा टॉपिक जनसंख्या वितरण, ये टॉपिक हमारा चल रहा था। आज हम जनसंख्या वितरण टॉपिक पर ही भाग 2 के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि विश्व के अंदर जनसंख्या का वितरण किस प्रकार पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा है इसमें कि विश्व के अंदर जो 4 जन समूह है वो कौन कौन से हैं और उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, ठीक है। और इसमें जो तीसरा और अंतिम टॉपिक जो है हमारा वो है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण कौन कौन से हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं। जनसंख्या का वितरण, विश्व में जनसंख्या का वितरण, ठीक है। अगर हम विश्व में जनसंख्या के वितरण को देखें तो आपने बच्चों पिछली क्लास में यह अध्ययन किया था कि विश्व के अंदर जनसंख्या का वितरण समान नहीं पाया जाता है। हमने कल महत्वपूर्ण तथ्यों से ये जाना था कि विश्व में जनसंख्या का वितरण जो है वो असमान रूप से पाया जाता है। लेकिन जो जनसंख्या का जो वितरण प्रारूप है विश्व का, ये बदलता रहता है। क्यों बदलता रहता है? क्योंकि एक तो प्रवसन यानी प्रवास के कारण जनसंख्या का स्थानांतरण होता रहता है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर, और दूसरा विश्व के जो विभिन्न क्षेत्र हैं इनकी जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो भी अलग अलग है, ठीक है। इसीलिए समय और स्थान के अनुसार जो है विश्व के जनसंख्या वितरण प्रारूप में भी जो है बदलाव आता रहता है। तो अगर हम विश्व में जनसंख्या के वितरण की बात करें तो हम मुख्य रूप से विश्व को 4 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। नंबर 1, विश्व के सघन जनसंख्या वाले प्रदेश, ठीक है। नंबर 2, विश्व में सामान्य जनसंख्या वाले प्रदेश। नंबर 3, विश्व में विरल जनसंख्या वाले प्रदेश। और नंबर 4, विश्व में अति न्यून जनसंख्या वाले प्रदेश। तो विश्व को हम इन 4 भागों में बांट सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इसको विश्व के मानचित्र को देखें, इसमें इन 4 भागों को दर्शाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं विश्व के जो सघन जनसंख्या वाले प्रदेश हैं, ठीक है। अगर हम विश्व के सघन जनसंख्या वाले प्रदेशों की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं। तो आप सबसे पहले आप एशिया महाद्वीप पर हैं। देखो इस मानचित्र के अंदर जो आपको ये ब्लैक रंग यानी काले रंग से जो आपको ये छायांकित भाग दिख रहा है, ये सारा एशिया महाद्वीप का जो है वो सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है, ठीक है। अगर एशिया महाद्वीप की बात करें तो सबसे पहले देखो आप ये वाला भाग दक्षिणी एशिया के अंतर्गत है, तो इसमें दक्षिणी एशिया महाद्वीप आ जाएगा। उसके बाद दक्षिणी पूर्वी एशिया आ जाएगा और उसके बाद पूर्वी एशिया का भाग आ जाएगा, ठीक है। अगर हम दक्षिणी एशिया महाद्वीप की बात करें तो इसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, ठीक है, बांग्लादेश ये आ जाते हैं। और दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात करें तो इसमें इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, ठीक है, ये भाग आ जाते हैं, सिंगापुर है। और पूर्वी एशिया की बात करें तो इसमें चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया और ताइवान आ जाते हैं, ठीक है। तो एशिया का ये भाग सघन जनसंख्या वाले प्रदेश में शामिल है। इसी प्रकार यूरोप के अंदर देखो आपको मुख्य रूप से ये यूरोप का ये वाला भाग जो है, पश्चिमी यूरोप वाला जो भाग है, जो आपको काला छायांकित भाग दिख रहा है, ये भी सघन जनसंख्या वाले प्रदेश में शामिल है, ठीक है। अब इस पश्चिमी यूरोपीय देशों की बात करें तो इसमें यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, इटली है, स्पेन है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है, ठीक है। तो ये सारे जो लगभग 10-12 देश जो है पश्चिमी यूरोपीय देश, ये भी सघन जनसंख्या वाले प्रदेश में शामिल है, ठीक है। और अगर हम अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो प्यारे बच्चों आप इसमें देखो, ये आपको जो छायांकित भाग काले रंग से दिखाई दे रहा है, इसमें
संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग और जो कनाडा है, कनाडा का दक्षिणी पूर्वी भाग। ठीक है, ये जो भाग है ये भी सघन जनसंख्या वाले प्रदेश में शामिल है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है सामान्य जनसंख्या वाले प्रदेश। ठीक है, जो विश्व के सघन जनसंख्या वाले प्रदेश है, जिनको आपने अभी देखा काले छायांकित वाले जो भाग है ये सघन जनसंख्या वाले प्रदेश है। इनके जो समीप के क्षेत्र है, जो आपको लाल रंग की लाइनों से जो आपको ये छायांकित भाग दिख रहा है, ये वाला भाग है अमेरिका महाद्वीप का, ये यूरोप का भाग है। ठीक है, ये एशिया महाद्वीप का भाग है। ठीक है, इसी प्रकार ये दक्षिणी अमेरिका के तटीय भाग हो गए। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिणी अफ्रीका हो गया और उत्तरी पश्चिमी और उत्तरी अफ्रीका हो गया। ठीक है, इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिमी दक्षिणी पूर्वी भाग, तस्मानिया, न्यूजीलैंड, ये वाला क्षेत्र हो गया। ये सामान्य जनसंख्या वाले प्रदेश हैं। अब यहाँ पर सघन जनसंख्या वाले प्रदेशों की अपेक्षा कम जनसंख्या पाई जाती है। लेकिन कम क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पर जो है मतलब जो मानव बसाव के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो अपेक्षाकृत कम पाई जाती है, यानी प्रतिकूल दशाएं पाई जाती हैं। लेकिन मानव बसाव के प्रतिकूल दशाएं पाए जाने के बावजूद भी इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के खनिजों का खनन होता है, तो वहाँ पर जो है रोजगार के साधन विकसित हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ बड़ी बड़ी खानों में जो खनिज निकलते हैं, जैसे अपने बात करें यहाँ देखिए आप, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो ये एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में चिली देश है। ठीक है, तो चिली देश में भी क्या है, तांबे का मुख्य रूप से खनन होता है। भले ही यहाँ पर उच्च धरातल है, प्रतिकूल जलवायु दशाएं हैं, लेकिन यहाँ तांबे के खनन के कारण जो है यहाँ पर सामान्य जनसंख्या पाई जाती है, यानी जनसंख्या जो है कुछ अधिक पाई जाती है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात करें कनाडा की बात करें तो कनाडा में भी यूरेनियम का खनन होता है, तो यहाँ पर भी सामान्य जनसंख्या वाला प्रदेश है। ठीक है, और इसी प्रकार हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया के अंदर सोने का यानी स्वर्ण की खानें पाई जाती हैं, कालगुडी है, कूलगार्डी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सामान्य जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नंबर 3 पर विरल जनसंख्या वाले प्रदेश, जो सामान्य जनसंख्या वाले प्रदेश हैं, ठीक है, उनके जो आगे समीपवर्ती जो क्षेत्र है वहाँ पर विरल जनसंख्या पाई जाती है। और यहाँ पर विरल जनसंख्या पाए जाने का कारण यही है कि यहाँ पर जो है धरातल या जलवायु से संबंधित जो है कुछ कठोरता बढ़ जाती है, तो मानव बसाव के जो है जो परिस्थितियां जो है वो प्रतिकूल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जनसंख्या जो है वो विरल पाई जाती है। अब आप देखो जो विरल जनसंख्या के प्रदेश है, इस मानचित्र में ये ब्लैक रंग से जो आपको डॉट डॉट जो बिंदुओं से जो दर्शाया गया क्षेत्र है, जैसे अमेरिका महाद्वीप का ये क्षेत्र है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का ये क्षेत्र है। ठीक है, और इसी प्रकार ये अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्र है, और ये एशिया का क्षेत्र है, ये पूर्वी यूरोप का कुछ क्षेत्र है। ठीक है, और यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया का भाग है। ठीक है, तो यहाँ पर विरल जनसंख्या पाई जाती है। अगर हम विरल जनसंख्या वाले प्रदेश को देखें तो विश्व के कुल स्थलीय भाग के लगभग 70% भाग पर विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, यानी यहाँ पर धरातलीय दृष्टि से तो इसके अंतर्गत विश्व का 70% भाग आता है, लेकिन पॉपुलेशन जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर विश्व की मात्र 5% जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, और उसके बाद जो नंबर 4 पर है वो है अति न्यून जनसंख्या वाले प्रदेश। तो जो विरल जनसंख्या वाले प्रदेश हैं उनके समीप के भाग, जैसे आप देखो उत्तरी अमेरिका का उत्तरी भाग, ये उत्तरी कनाडा आ गया, ये अलास्का आ गया, ग्रीनलैंड है। ठीक है, और यूरोप का उत्तरी भाग है, और ये उत्तरी एशिया में ये साइबेरिया आ गया। ठीक है, और इसमें मंगोलिया वाला मरुस्थल आ गया, सहारा का मरुस्थलीय क्षेत्र आ गया,
और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की मध्यवर्ती उच्च भूमि आ गई, ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थलीय क्षेत्र आ गया, ठीक है ना। तो ये विश्व के अति न्यून जनसंख्या वाले प्रदेश है, यानी ये लगभग निर्जन प्राय क्षेत्र है, यानी यहाँ पर जनसंख्या नगण्य पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जलवायु और धरातलीय कठोरताएं बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से हम कह सकते हैं विश्व के अति ठंडी जलवायु वाले क्षेत्र इसमें शामिल है, उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र इसमें शामिल है, जो भूमध्य रेखीय आर्द्र वन क्षेत्र है वो इसमें शामिल है, मध्यवर्ती उच्च जो क्षेत्र है दुर्गम क्षेत्र जो है वो इसमें शामिल है, और मध्य अक्षांशीय मरुस्थल क्षेत्र भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो ये विश्व के जो है जनसंख्या वितरण की दृष्टि से देखें तो विश्व को 4 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब इसके बाद हम देखेंगे विश्व के जो 4 महाजन समूह हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, उनकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो प्यारे बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बिंदु है विश्व के जनसंख्या महासमूह, ठीक है। अगर हम विश्व में जनसंख्या महासमूह की बात करें तो विश्व के अंदर जो है प्रमुख 4 जनसमूह पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? नंबर 1 एशियाई जनसमूह, ठीक है, यानी ये एशियाई जनसमूह है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 यूरोपीय जनसमूह, यानी यूरोप महाद्वीप के अंदर, ठीक है, ये यूरोपीय जनसमूह है सारा, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 की बात करें अमेरिकी जनसमूह, अमेरिका महाद्वीप के अंदर ये वाला भाग, ठीक है। और उसके बाद नंबर 4 अफ्रीकी जनसमूह, तो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ये जो आपको ब्लैक कलर में छायांकित भाग दिख रहा है, ये भाग इसमें अफ्रीकी जनसमूह में शामिल है, ठीक है। तो विश्व के अंदर ये 4 प्रमुख जनसमूह हैं। तो पहले बच्चों आप इनको ध्यान से देखना, क्योंकि इनसे संबंधित कई बार बोर्ड के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। बड़ा प्रश्न सीधा भी पूछा जा सकता है कि विश्व के जो प्रमुख जनसमूहों का विस्तार से वर्णन कीजिए, या इन 4 जनसमूह से संबंधित कोई प्रमुख विशेषताओं में से जो है छोटे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 यानी एशियाई जनसमूह की। हम देखते हैं कि एशियाई जनसमूह जो है, यानी ये वाला भाग, ये विश्व का प्रमुख जनसमूह है, ठीक है। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप देखो, जो एशियाई जनसमूह है इसकी सबसे पहली विशेषता तो ये हो गई कि यह विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या रखने वाला जनसमूह है। आपने कल की क्लास में भी पढ़ा था कि एशिया महाद्वीप के अंदर जो है विश्व की 60% से भी थोड़ी अधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो एशियाई जनसमूह जो है विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या रखता है, ठीक है। दूसरी विशेषता की बात करें, जो एशियाई जनसमूह है यहाँ पर मानसूनी जलवायु पाई जाती है, यानी इस जनसमूह में जो भी देश शामिल है वहाँ पर मानसूनी जलवायु पाई जाती है, ठीक है। और अध्ययन की दृष्टि से एशियाई जनसमूह के हम 3 भाग कर सकते हैं, ठीक है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? ये दक्षिणी एशिया वाला भाग, दक्षिणी पूर्वी एशिया का भाग और ये पूर्वी एशिया का भाग, ठीक है। तो एशियाई जनसमूह के ये 3 प्रमुख भाग है। दक्षिणी एशिया की बात करें तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? भारत है, बांग्लादेश है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों की बात करें, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड ये शामिल है। और पूर्वी एशिया की बात करें तो इसमें चीन, दक्षिणी कोरिया, जापान और ताइवान ये देश इसमें मुख्य रूप से शामिल है, ठीक है। अगर हम एशियाई जनसमूह की बात करें तो एशियाई जनसमूह का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में है, यानी इस जनसमूह के अंदर जो जनसंख्या अधिक निवास करती है वो अधिक जनसंख्या वाले देश 10 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में स्थित है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसकी विशेषता को देखें तो
इस जन समूह में जितने भी देश शामिल हैं उनमें से जापान देश को छोड़कर बाकी सभी देश जो है वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था रखते हैं और जापान का औद्योगिक विकास ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो लेकिन जापान के अलावा बाकी सभी देशों में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा जन समूह है जहाँ का धरातल उपजाऊ है, प्रमुख नदी घाटियों वाला प्रदेश है, तो ये उपजाऊ प्रदेश है। अतः यहाँ के अधिकांश देश जो है जो कि मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आते हैं और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले देश है, ठीक है। इस जन समूह की जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो यहाँ 2% वार्षिक जनसंख्या बढ़ रही है। यानी इस जन समूह के अंदर जो भी देश है उनकी औसत जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? 2% वार्षिक है, जो कि बहुत ज्यादा है। अतः जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा होने के कारण इस जन समूह के जो प्रमुख देश है उनके सामने ये प्रमुख समस्याएं आ रही हैं, जैसे रोजगार की समस्या है, आवास की समस्या है, भोजन की समस्या है, गरीबी है, चिकित्सा और शिक्षा से जुड़ी कई प्रमुख समस्याएं यहाँ बढ़ रही हैं क्योंकि यह जनसंख्या वृद्धि दर ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पर ये पूछा जा सकता है छोटा प्रश्न कि जो एशियाई जनसमूह है, प्यारे बच्चों विश्व की बात नहीं कर रहे हैं हम, एक बार केवल एशियाई जनसमूह की बात कर रहे हैं। तो एशियाई जनसमूह में सर्वाधिक आबादी वाले अगर 2 देशों के नाम पूछे जाए तो आप कहेंगे नंबर 1 पर चीन है और दूसरे नंबर पर कौन सा है? भारत, ठीक है। अगर चीन की बात करें जो कि इसी जनसमूह का प्रमुख देश है, चीन के अंदर विश्व की 19% जनसंख्या पाई जाती है। और भारत की बात करें, भारत में विश्व की 17.9% जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है। तो विश्व के जो सर्वाधिक आबादी वाले 2 देश चीन और भारत जो है वो इसी जनसमूह से संबंध रखते हैं, यानी एशियाई जनसमूह से। और एशियाई जनसमूह में आपसे पूछा जाए कि 5 सर्वाधिक आबादी वाले देशों के नाम बताइए। केवल एशियाई जनसमूह की बात करें तो एशियाई जनसमूह में सर्वाधिक आबादी वाले देशों की बात करें तो क्रमशः चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये 5 देश जो है एशियाई जनसमूह में सर्वाधिक आबादी रखने वाले 5 देश हैं, ठीक है। और इस जनसमूह में न्यूनतम जनसंख्या वाले देश भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस प्रदेश के अंदर सबसे कम जनसंख्या वाले 2 देश हैं, एक तो है श्रीलंका और दूसरा है मलेशिया, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद विश्व का दूसरा प्रमुख जो जनसमूह है वो है यूरोपीय जनसमूह, ठीक है। अगर हम यूरोपीय जनसमूह की प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं तो विश्व का एशियाई जनसमूह के बाद यूरोपीय जनसमूह जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा जो है सबसे बड़ा जनसमूह, ठीक है। ये यूरोपीय जनसमूह है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर हम पूरे यूरोप महाद्वीप की जनसंख्या को देखें, अगर हम इसमें रूस को भी शामिल कर लें तो यूरोप महाद्वीप की जनसंख्या जो है वो कितनी है? 74 करोड़, ठीक है। और इस 74 करोड़ जनसंख्या में से 75% जनसंख्या जो है वो इसी यूरोपीय जनसमूह में पाई जाती है, ठीक है। अगर हम यूरोपीय जनसमूह में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश की बात करते हैं तो यूरोपीय जनसमूह में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? जर्मनी, ठीक है। यूरोप के बाद जो है जर्मनी देश जो है वो सबसे ज्यादा जनसंख्या रखने वाला इस जनसमूह का देश है, जहां जनसंख्या जो है कितनी है? 8.2 करोड़ जनसंख्या पाई जाती है। यानी विश्व का 1.1% जो जनसंख्या का भाग जो है वो जर्मनी देश के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अगर हम इस जनसमूह में जनसंख्या सघनता की बात करें तो 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में इस जनसमूह के अंदर 45 से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य का जो क्षेत्र है यहाँ पर कोयला पेटी के सहारे जो है जनसंख्या की सघनता ज्यादा है। अब क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ पर जो है औद्योगिक विकास ज्यादा हुआ है,
नगरों का विकास ज़्यादा हुआ है, लेकिन पहले यहाँ की जनसंख्या भी कृषि आधारित थी, यानी यहाँ भी जीवन यापन का प्रमुख आधार कृषि था। लेकिन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यहाँ औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत जो है उद्योगों का विकास हुआ। ठीक है, अतः यहाँ जो है जनसंख्या जो है ज़्यादा बढ़ी, क्योंकि रोजगार के साधन यहाँ पर ज़्यादा बढ़े। ठीक है, उसके बाद हम इसकी नेक्स्ट विशेषता की बात करते हैं, तो यूरोपीय जन समूह के जो देश है उन देशों में जन्म दरें और मृत्यु दरें कम है। जन्म दरें और मृत्यु दरें कम होने के कारण इस जन समूह के अंदर जो देश शामिल है वहाँ जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, स्थिर है, यानी जनसंख्या बढ़ नहीं रही है, स्थिर है। और कई देशों ने तो इस जन समूह के कुछ देशों में जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने की नीतियां भी लागू कर रखी है। ठीक है, नेक्स्ट विशेषता की बात करें तो यूरोपीय जन समूह की 70% जनसंख्या नगरीय है, यानी 70% जनसंख्या नगरों में निवास करती है, जो विभिन्न प्रकार की औद्योगिक क्रियाओं में, व्यापार के अंदर, परिवहन में, संचार में या अन्य सेवा से संबंधित कार्यों में लगी हुई है। नेक्स्ट विशेषता की बात करें तो यूरोपीय जन समूह के जो देश है यहाँ जीवन स्तर उच्च पाया जाता है। क्यों उच्च पाया जाता है? क्योंकि इस जन समूह में शामिल सभी देश जो है वो विकसित देश है, जहाँ प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, अतः लोगों का जीवन स्तर भी उच्च पाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं कि इस जन समूह में प्रमुख देश कौन कौन से शामिल है। तो आप इसमें देख सकते हैं मानचित्र के अंदर रूस, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, पोलैंड, बेल्जियम, चेकोस्लोवाकिया और हंगरी। तो इस जन समूह में ये लगभग 12-13 देश जो है इसमें शामिल है। ठीक है, और कई बार ये प्रश्न पूछ भी दिया जा सकता है कि यूरोपीय जन समूह में सबसे कम जनसंख्या वाले देश का नाम बताइए। तो अगर हम इस दृष्टि से देखें तो हंगरी और चेकोस्लोवाकिया, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया जो है वो यूरोपीय जन समूह में सबसे कम जनसंख्या रखने वाले देश है, और सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? जर्मनी। तो प्यारे बच्चों, अब हम आगे तीसरे प्रमुख जन समूह को देखते हैं। तो तीसरा प्रमुख जन समूह है अमेरिकी जन समूह। ठीक है, अमेरिकी जन समूह की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, अगर हम अमेरिकी जन समूह की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जन समूह जो है यही अमेरिकी जन समूह। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि अमेरिकी जन समूह में विश्व के कौन से क्षेत्र शामिल है, तो अमेरिकी जन समूह के अंदर अमेरिका महाद्वीप के अंदर जो संयुक्त राज्य अमेरिका देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका देश का उत्तरी पूर्वी भाग और जो कनाडा है, कनाडा का दक्षिणी पूर्वी तटीय क्षेत्र, यानी ये वाला जो भाग है, जो कि छायांकित भाग आपको ये दिख रहा है, ये अमेरिकी जन समूह में ये क्षेत्र शामिल है। ठीक है, अगर हम इसकी नेक्स्ट विशेषता की बात करें तो अमेरिकी जन समूह जो है वो विश्व का सबसे नवीन और विकसित जन समूह है। ये विश्व का सबसे नवीन और विकसित जन समूह है। क्यों? तो वो इसलिए प्यारे बच्चों, क्योंकि इस जन समूह का विकास जो है वो यूरोपीय लोगों ने यहाँ आकर के किया है। तो यूरोपीय लोग यहाँ, जैसे यूरोप में जनसंख्या का दबाव बढ़ने लगा तो यूरोपीय लोगों ने इस क्षेत्र की खोज की, तो यूरोपीय लोग यहाँ पर स्थानांतरित होकर के आए। ठीक है, और इन्हीं लोगों ने इसका विकास यहाँ पर किया है। ठीक है, तो इसलिए जो है विश्व का सबसे नवीन और विकसित जन समूह से बोला जाता है। ठीक है, अगर हम देशांतरीय और अक्षांशीय दृष्टि से इस जन समूह की बात करते हैं तो अमेरिकी जन समूह की 80% जनसंख्या 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य निवास करती है। मतलब अगर हम बात करते हैं तो 100 डिग्री अपने सोच करें कि 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा इस प्रकार गुजरती है। ठीक है,
ये 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा है, ठीक है ना, 100 डिग्री वेस्ट। उसके बाद अगर हम अक्षांश की बात करें तो ये जो है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये जो है वो 45 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश। तो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य जो है इस अमेरिकी जल समूह का विस्तार हमें मिलता है, ठीक है। और इस जन समूह की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 90% भाग जो है वो यूरोपीय लोगों का है, यानी यूरोपीय लोगों की जनसंख्या यहाँ पर अधिक पाई जाती है, क्योंकि यही लोग यूरोपीय लोग ही स्थानांतरित होकर के यहाँ आए थे, ठीक है। और यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का उन्होंने उपयोग किया यूरोपीय प्रवासियों ने, और इस क्षेत्र का जो है उन्होंने ज़्यादा विकास किया, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं इस जन समूह की जो कुल जनसंख्या है उसका 75% भाग जो है वो नगरीय है, ठीक है। 75% जो है यहाँ की जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है, ठीक है। और वर्तमान में अगर हम इस जन समूह की बात करें तो ये जन समूह यूरोपीय जन समूह से भी ज्यादा विकसित और संपन्न है, ठीक है। और अगली विशेषता की बात करें तो अमेरिकी जन समूह के अंदर जन्म दरें और मृत्यु दरें जो है वो पूर्णतः नियंत्रित है, यानी जन्म दरें ज़्यादा नहीं है, मृत्यु दर भी ज़्यादा नहीं है, उन पर नियंत्रण है, ठीक है। और वर्तमान में इस जनसमूह के अंदर जो देश शामिल हैं जैसे यूएसए है, कनाडा है, इन्होंने जो है अप्रवास पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी दूसरे देशों से यहाँ पर अब जो प्रवासी लोग आकर के बसने लगे थे उन पर जो है लगभग उन्होंने आवास पर प्रतिबंध लगा दिया। तो प्यारे बच्चों, उसके बाद हम विश्व के चौथे जनसमूह की बात करें तो अफ्रीकी जनसमूह, ये विश्व का चौथा बड़ा जनसमूह है, ठीक है। इसके अगर प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप जो है 2013 के अंदर अफ्रीका महाद्वीप की कुल जनसंख्या 110 करोड़ है, ठीक है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना है 15.4%, ठीक है। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों में देखते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम जनसंख्या की बात करें तो यहाँ अफ्रीका महाद्वीप पर जनसंख्या का वितरण समान रूप से नहीं है, ठीक है। अगर हम अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप का 70% भाग जो है वो प्राय निर्जन है, यानी लगभग इसके 70% भाग पर जो जनसंख्या जो है बहुत कम है या नगण्य है। इसका कारण क्या है? अफ्रीका महाद्वीप में देखो यहाँ पर जो है सहारा मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है, ठीक है, यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल है। इसके अलावा हमें पता है कि भूमध्य रेखा इसके बीचों बीच से निकलती है, तो ये जो कांगो वाला क्षेत्र है, कांगो है, युगांडा है, रवांडा है, यहाँ से जो है भूमध्य रेखा निकलती है, तो ये क्षेत्र जो है वो उष्ण आर्द्र सघन वनों वाला क्षेत्र है। अतः अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांशतः मरुस्थलीय भाग और जो उष्ण आर्द्र सघन वनों वाला क्षेत्र जो है ये प्राय निर्जन क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ का जलवायु या धरातलीय दृष्टि से जो है ये क्षेत्र मानव दशाओं के अनुकूल नहीं है। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों, अफ्रीका महाद्वीप का जो 30% भाग है वहां पर ही जनसंख्या का बसाव हमें ज्यादा मिलता है, ठीक है। अगर हम इस 30% भूभाग की बात करें, यानी अफ्रीकी जन समूह में अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों की बात करें, तो ये प्रमुख रूप से 3 क्षेत्र हैं, ठीक है। अब वो 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? नंबर 1 नील नदी घाटी का क्षेत्र, यानी ये वाला क्षेत्र, ठीक है, ये जो क्षेत्र है ये नील नदी घाटी का क्षेत्र है, जो कि जनसंख्या यहाँ पर अधिक पाई जाती है। इसके अलावा दूसरा क्षेत्र जो है वो जाम्बिया और नाइजर नदी घाटी वाला क्षेत्र है, तो ये जाम्बिया नदी की घाटी का क्षेत्र है, और ये जो है ये नाइजर नदी की घाटी वाला क्षेत्र है, ठीक है।
तो ये अफ्रीकी जनसमूह का दूसरा प्रमुख क्षेत्र है। और तीसरे क्षेत्र की बात करें तो दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी एवं पूर्व तटीय भाग। तो अफ्रीका महाद्वीप के सुदूर दक्षिण में चले तो ये दक्षिणी अफ्रीका देश है। तो इस प्रकार दक्षिणी अफ्रीका का जो दक्षिणी तट है और जो दक्षिणी पूर्वी तटीय क्षेत्र जो है, यहाँ पर भी जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो अगर हम इसे अफ्रीकी जनसमूह में देखें, जो अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र है, जो इसके 30% भाग पर विस्तृत है, नील नदी की घाटी वाले क्षेत्र में हम देखते हैं मिस्र है, सूडान है, ठीक है। फिर हम यहाँ देखें जाम्बिया नदी वाले क्षेत्र में, इसकी घाटी वाले क्षेत्र में देखें तो इथोपिया है, ठीक है। उसके बाद कीनिया है, फिर उसके बाद तंजानिया है, ठीक है। और यहाँ पर जो है युगांडा है, ठीक है। और नीचे हम यहाँ चलें तो दक्षिणी अफ्रीका देश का दक्षिणी और पूर्वी तटीय भाग है, ठीक है। यहाँ पर ये नाइजीरिया देश है, ठीक है, नाइजर नदी की घाटी में, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करें तो अल्जीरिया है, मोरक्को है। तो प्यारे बच्चों, ये अफ्रीका महाद्वीप में जो आपको ब्लैक छायांकित भाग दिख रहा है, ये अफ्रीका जो जनसमूह है इसमें अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमने जनसंख्या वितरण के भाग 2 में आज हमने देखा कि विश्व के अंदर जो जनसंख्या का वितरण किस प्रकार पाया जाता है, तो उन 4 प्रदेशों का हमने वर्णन किया। फिर उसके बाद विश्व के जो 4 प्रमुख जनसमूह है उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया। अब इसके अंदर हमारा एक ही टॉपिक बचा है कि जनसंख्या वितरण को कौन कौन से कारण प्रभावित करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारण हैं, वही कारण जो है जनसंख्या घनत्व को भी प्रभावित करते हैं। अतः हम जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारणों का अध्ययन जो है हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो है जनसंख्या घनत्व में करेंगे। तो आज के लिए प्यारे बच्चों हम इतना ही करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।